हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एक्सलेंट एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। तो देखो, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमने ऊपर कल की क्लास में देख लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट थे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट थे। उन सब के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होके बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो वो होता किसकी सहायता से है? वो होता है एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। अब यहाँ पे एंजाइम भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम बात करें तो एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है बायो कैटलिस्ट। तो प्रोटीन जो आपका होता है, यहाँ पे इसमें एक एक्सेप्शन है कि प्रोटीन राइबोजाइम यहाँ पे प्रोटीन के फॉर्म में नहीं होता है। बायो कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो पहले बात कर लो कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब बायो कैटलिस्ट यानी कि शरीर में जो प्रोसेस हो रही है, जो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, वो होता है बायो कैटलिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल। नाल की यहाँ पे लंबाई क्या होती है, और दूसरी बात की जो लंबाई है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की, वो क्या होती है? लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लंबाई जो होती है वो होती है 9 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब अगर हम बात कर लें कि भाई जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो ये इस बात पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की लंबाई दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी लंबाई थी? ये देखो 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर यहाँ पे था। 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है, और यही आपकी क्या होगा? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। तो इसको बारीकी से याद रखना। अगला हम बात करते हैं बकल केविटी जो होती है आपकी, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। मतलब देखो डाइजेशन क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये माउथ से है। तो माउथ में आपका डाइजेशन नहीं होता है। माउथ क्या है कि मैकेनिकल प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या करता है? उसको करने पे सहायता प्रदान करता है। लेकिन डाइजेशन क्या? डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल केविटी से, यानी कि जो आप अंदर जीभ के चारों तरफ देखते हो सलाइवा होता है, वहाँ से जो आपका डाइजेशन है वहाँ से चालू होता है, यानी मुख गुहिका से आपका डाइजेशन चालू होता है। मुख गुहिका में होता क्या क्या है? तो एक तो हमारी जीभ होती है, दूसरा टीथ होता है। अब जीभ में हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसको मैंने डायग्रामेटिक समझाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम माइंड को जल्दी याद रहते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे टिप में आपका क्या है? स्वीट, यानी कि जीभ की निचली सतह पे होता है स्वीट। ठीक है, और ये टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं यानी स्वाद कलिकाएँ, जो हिंदी में जानना चाहते हैं उनको टेस्ट बर्ड को क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएँ, जिससे हमको क्या पता चलता है? स्वाद पता चलता है किसी चीज़ का। ठीक है, कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है। ठीक है, सॉल्टी यानी नमकीन है। ठीक, तो टिप में क्या होता है आपका? यहाँ पे
स्वीट होता है। उसके बाद साइड में आपका क्या होता है, सॉल्टी और सॉर, यानी कि सॉल्टी मतलब नमकीन, सॉर मीन्स खट्टा, और सबसे लास्ट में जो आपका होता है वो बिटर टेस्ट होता है, बिटर रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं कि भाई जो आपका टीथ है, दूसरा टीथ के बारे में। तो देखो यहाँ टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्टडी क्या बोलते हैं। तो एक चीज़ ये बिल्कुल याद रखना कि भाई कहीं पे अगर आ जाए डेंटोलॉजी, ठीक है, तो डेंटोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी ऑफ टीथ नहीं होती है, ये दिमाग में मत रखना। यहाँ पे हम बात करें कि स्टडी ऑफ टीथ होती क्या है, तो ओडोंटोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ किसको बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी को स्टडी ऑफ टीथ बोलते हैं। अब ओडोंटोब्लास्ट क्या होता है, ये जो दिया है ओडोंटोब्लास्ट क्या होता है, तो ओडोंटोब्लास्ट आपका होता है टीथ फॉर्मिंग सेल्स, यानी कि दांतों को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको हम ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं। अब जो हमारे दांत की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं इनेमल। ठीक, और यही लेयर जो होती है सब आपकी क्या होती है, बॉडी में सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, ये चीज़ याद रखना। यानी कि सबसे हार्ड लेयर जो होती है वो इनेमल ही होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसको इनेमल बोलते हैं, बीच की एक लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं, और इनर लेयर को पल्प बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, पार्ट ऑफ टीथ वाले में ही बता रहे हैं, क्राउन। चलो यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन कर दे रहे हैं कि जो इनेमल होता है ये देखो सबसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल के नीचे का क्या पाया जाता है, डेंटिन पाया जाता है। अब इनेमल बना किसका होता है, क्योंकि भाई सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, तो ये बना किसका होता है, तो यहाँ पे देखो मेड अप ऑफ, या फिर केमिकल कंपोजिशन के नाम से इसका आ जाएगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि एनिमल किस चीज़ का बना होता है, या फिर एनिमल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, या फिर क्या पूछेगा कि एनिमल किस चीज़ का बना होता है, या फिर केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका। तो दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एनिमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी कि दोनों को मिला के बना होता है। दूसरा इसका केमिकल फार्मूला CaCO3 और यहाँ पे Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब अगर ये दोनों नाम वहाँ पे नहीं दिए हैं तो एक नाम और है जो दिया हो सकता है, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं पार्ट ऑफ टीथ की। टीथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखो टीथ ऑफ पार्ट में आपका पहला तो क्राउन है। ठीक है, पहला पार्ट क्राउन जिसको हम शिखर बोलते हैं, दूसरा नेक रीजन है जिसको हम ग्रोवा बोलते हैं, तीसरा रूट रीजन है जो कि हमको मूल बोलते हैं। क्राउन कहाँ पे होता है, जो आपकी मसूड़ों के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है क्राउन। और जो मसूड़ों तक लगा होता है, यानी मसूड़ों के नीचे दबा होता है, उसको बोलते हैं नेक। लेकिन जो नीचे धंसा होता है अंदर बोन्स की साइड, उसको बोलते हैं रूट रीजन। ठीक है, इस तरह का आपका रूट रीजन होता है। ठीक है, और इस तरह का ऊपर जाके आपका क्या होता है, दांत होता है। ये ऊपर वाला रीजन क्या होता है, क्राउन होता है। ये मिडिल वाला रीजन क्या होता है, नेक होता है। और अंदर वाला ये वाला रीजन क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो स्ट्रक्चर की इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ के स्ट्रक्चर में इसके ये ऊपर वाला रीजन आपका क्राउन दिया हुआ है, इसी में आपका होता है इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट बॉडी का। ठीक है, और यहाँ पे होता है नेक रीजन जहाँ पे आपका डेंटिन होता है। एनिमल के नीचे क्या था, डेंटिन था, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे होता है गम्स, यानी कि गम के ऊपर वाला पार्ट जो हमारा था वो क्राउन था। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में नीचे होता है रूट।
रूट किस में लगा होता है, यहीं से ब्लड बोन्स होती है, यहाँ पे ब्लड एंड वेसल की नर्व और की सप्लाई होती है, और यहीं पे बोन्स होते हैं, यानी कि रूट जो है आपकी बोन से धंसी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ के बारे में। तो देखो, हमारे जो दांत होते हैं वो दांत हमारे हर तरह के अलग अलग दांत होते हैं। जैसे हमारा क्या है, विषम दंती होता है। विषम दंती का मतलब क्या है, हेट्रोडोंट, यानी विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। अगर हम बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग में कैसे दांत होंगे, कुछ कहेंगे कि होते ही नहीं है लेकिन वहाँ पे जो दांत होते हैं वो सेम टाइप के दांत होते हैं। किस टाइप के, सेम टाइप के दांत होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं होमोडोंट। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोडोंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि दांत हमारे होते कितने टाइप के हैं। चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे दांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ हमारा जो दांत है, एक तो होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। तो इंसीजर को हम क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। कैनाइन को हम क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर को हम अग्रचवर्णक बोलते हैं, और मोलर को हम चवर्णक बोलते हैं। ठीक है, इंसीजर का काम क्या होता है, इंसीजर काम होता है कटिंग करना, काटने के लिए। कैनाइन का काम चीरने फाड़ने के लिए। लेकिन ये क्या होते हैं, मनुष्यों में विकसित नहीं होते हैं, या फिर कम विकसित होते हैं। ठीक है, ये किस में सबसे ज़्यादा होंगे, ये जो मांस खाने वाले, जैसे शेर हो गया, ठीक है, तो इन सब में ज़्यादा होते हैं। जो कैनाइन है वो क्या होते हैं कि पूरी तरह से मैच्योर होते हैं। प्री मोलर और मोलर का एक ही काम होता है, चबाने के लिए। ठीक है, चबाने के लिए। अब दूसरी बात कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के हैं। तो देखो, हमारे जो दांत होते हैं वो डाईफायोडोंट, यानी कि दो तरह के दांत। डाई मतलब दो, तो फायो मतलब फिजिकली रूप से, और डोंट मीन्स दांत। तो यहाँ पे दो तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से दो तरह के दांत होते हैं, तो एक होता है मिल्क टीथ, जिसको दूध के दांत बोलते हैं। एक होता है परमानेंट टीथ, जिसको स्थायी दांत बोलते हैं। अब दूध के दांत होते कितने हैं, तो दूध के दांत होते हैं 20, स्थायी दांत होते हैं 32। ठीक है, अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ कि जो स्थायी दांत होते हैं, तो ऐसे कितने दांत होते हैं जो आपके एक ही बार निकलते हैं, तो भाई 20 दांत जो होते हैं वो एक बार निकले, टूट गए, फिर निकले। ठीक है, मतलब अगर 32 में हम 20 घटा दें तो कितना बचा, 12। ये दांत जो होते हैं जो लाइफ टाइम में एक ही बार निकलते हैं। ठीक है, और ऐसे कितने दांत होते हैं जो लाइफ टाइम में दूसरी बार निकलते हैं, तो ये जो आपने घटाया था, ये इतने दांत होते हैं जो लाइफ टाइम में दूसरी बार निकलते हैं, जो मिल्क टीथ होता है पहले। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब हम बात कर लेना है डेंटल फार्मूला के बारे में। तो डेंटल फार्मूला होता क्या है, यहाँ पे डेंटल फार्मूला होता क्या है, ऊपर आधे जबड़े में दांतों की संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ, और अपॉन नीचे आधे जबड़ों में दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, इंटू 2, यानी कि इनसे जो आपका मान लो एक ये जबड़ा है, ठीक है, एक ये जबड़ा है, यहाँ पे आपका जो दांत होंगे, इधर वाले दांत बराबर हैं, इधर वाले दांत बराबर हैं, यानी कि आपके 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, यानी कि 32 दांत होंगे। ठीक है, अब वो होते किस सीरीज़ में है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो परमानेंट टीथ का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख लेते हैं, परमानेंट टीथ का फार्मूला देख लेते हैं। तो परमानेंट टीथ का फार्मूला होता है 2 1 2 3।
2 1 2 3। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि इंसीजर, पहले वाले को इंसीजर, दूसरे को कैनाइन, तीसरे को प्रीमोलर, चौथे को मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसीजर वाले दांत कितने होंगे भाई? यहाँ पे हमने एक पार्ट का लिया है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो हमारा पहला है उसी को हम 4 गुना कर दें, 2 चौको 8, यानी इंसीजर हमारा कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, और कैनाइन कितना है? 1 था, 1 चौको 4, ठीक है, 4 हो गया। प्रीमोलर हमारा कितना था? 2, 2 चौको 8, ठीक, क्योंकि हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है दांत। ठीक है, मोलर कितना है? 3, यानी 3 चौको 12। ठीक है, ये हमारे पूरे दांतों की संख्या हो गई। ये हमारे टोटल 32 दांत हो गए। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि मिल्क टीथ फार्मूला क्या होता है और मिल्क टीथ कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है मिल्क टीथ 2102। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, इसमें कौन सा दांत एब्सेंट होता है, यानी कि बच्चों में कौन सा दांत होता ही नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है कि प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से दांत बच्चों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रीमोलर उपस्थित नहीं होता है। एक चीज़ और, जो विजडम टीथ है, ठीक है, विजडम टीथ यानी कि थर्ड मोलर, ये भी नहीं होता है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक, अब हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि इसको उसी सीरीज में याद रखना है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये चीज़ वैसे ही याद रखनी है। अब विजडम टीथ होता क्या है? तो विजडम टीथ भैया थर्ड मोलर होता है और ये 18 से 25 साल की उम्र में निकलता है। और ये भी कितने होते हैं? 4 मोलर, आपके लास्ट में थर्ड मोलर निकलते हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी अगली क्लास है उसमें और अच्छे से इन दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कितने नंबर्स के दांत होते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगे लेक्चर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए, यही चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी आने वाली हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस यहाँ से आपके केमिकल फार्मूला से आते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे डेंटल फार्मूला दिया है उससे आते हैं। डेंटल फार्मूला के बाद यहाँ पे और जो हमने अभी बताया कि जो ये टेस्ट बर्ड है, ठीक, टेस्ट बर्ड है, और ये स्टडी के बारे में दिया हुआ है, इससे आपके क्वेश्चंस एराइज होते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो ये आहार नाल है उनकी लंबाई कितनी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इससे इन सबसे सारे आपसे क्वेश्चंस फंसेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।